समय टेक्निकल ट्रेड्स, लेकिन अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ गो इंडिया स्टॉक्स .com के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़ गए हैं। राकेश अरोड़ा का नाम दिग्गज मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट में शुमार है। कैपिटल मार्केट में करीब 25 सालों का अनुभव रखने वाले राकेश अरोड़ा वैसे तो खैर पूरी मार्केट पर नजर रखते हैं, लेकिन मेटल सेक्टर पर इनकी एक खास पकड़ है। राकेश मैक्वारी के साथ भी काम कर चुके हैं। फिलहाल मार्केट को लेकर इनकी क्या राय है और क्या थीम इन्हें पसंद आ रही है, आइए इन पर चर्चा करते हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस समय आपके रेडार पर टॉप थीम्स क्या हैं? तो अनुज, वैसे तो मार्केट थोड़ा करेक्ट कर रहा है और अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। बट कुछ सेक्टर्स में अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रांग बन सकता है। तो उसमें एक मेन सेक्टर जो समझ में आ रहा है वो सीमेंट सेक्टर है। डिमांड ग्रोथ बहुत ही सॉलिड चल रही है। करीबन 15 to 20% डिमांड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है Q2 में। और ये ट्रेंड आई थिंक इलेक्शंस तक कंटिन्यू रह सकता है। और साथ ही में थोड़ा बहुत कॉस्ट प्रेशर इंक्रीज को देखते हुए सीमेंट कंपनीज ने प्राइस हाइक्स लिए हैं काफी बड़े बड़े। तो मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर एक टॉप परफॉर्मर हो सकता है अगले 1 से 2 क्वार्टर के लिए। ओके, सीमेंट सेक्टर। तो सीमेंट में राकेश जी आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ भी रही है। किस तरीके की कंपनियों पर फोकस करें, एकदम लार्ज कैप्स में या मिड कैप में, जो मिड कैप से लार्ज कैप में ट्रांजिशन कर रही हैं उनमें? क्या, अगर आप टॉप पिक्स बता सकें तो और भी अच्छा होगा। अरे मेरे हिसाब से यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स में ही बने रहना चाहिए, क्योंकि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनके पास प्राइसिंग पावर होती है। और दूसरा, वो ही कंपनियां ज्यादा ग्रो भी कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये छोटी कंपनियों के चक्कर में उतना नहीं पड़ना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक देखा जा सकता है, कुछ कंपनियां हैं जो टेक ओवर कैंडिडेट्स हैं, या कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे अभी अभी टेक ओवर हुआ है और वहां पे बड़ा टर्न अराउंड पॉसिबल है, तो उनको छोड़ के आई थिंक बाकी लार्ज कैप कंपनीज पे ही फोकस करना चाहिए। राकेश, गुड मॉर्निंग। हर्षदा बोल रही हूँ। इनफैक्ट पिछली बारी जब आपसे बातचीत हुई थी, मुझे याद है बिल्डिंग मटेरियल्स पर आप बुलिश थे। आप कह रहे सीमेंट में अभी अभी मौका है। रियल एस्टेट पर क्या वो फ्लो फंड्स का भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर प्राइमरीली बिल्डिंग मटेरियल्स एज ए कैटेगरी पर ज्यादा आपका रुझान है क्योंकि डिमांड वहीं पर ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी? देखिए, जो डिमांड आ रही है वो मोस्टली अभी इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रही है। तो सीमेंट है और जो सो लॉन्ग स्टील होता है, ये दो मेन प्रोडक्ट होते हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। और यहीं पे ही आई थिंक नजर रखनी चाहिए। तो बाकी बिल्डिंग मटेरियल जो है वो मोस्टली रियल एस्टेट साइकिल से ड्रिवन है। और वैसे रियल एस्टेट साइकिल भी ठीक कर रही है, तो ऐसा नहीं कहना है कि बाकी भी बिल्डिंग मटेरियल में कुछ गड़बड़ है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि सीमेंट और लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट में डिमांड ज्यादा रहने वाली है। क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर आपका कोर बिलीफ क्या है? क्योंकि एल&टी बीच में हमने देखा था अपनी ऑर्डर बुक को लेकर काफी बुलिश था, उन्होंने इनफैक्ट गाइड भी किया है कि एक ज्यादा बेहतर साल आता हुआ दिखाई देगा। और दूसरी तरफ हर आए दिन हम छोटी कंपनियों से वो रोड प्रोजेक्ट्स, दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सुन रहे हैं। तो यहाँ पर पोजिशनिंग कैसी की जाए? क्या इधर भी आप दिग्गजों में ज्यादा प्रेफर करेंगे पैसा लगाना, इंफ्रा कोर इंफ्रा प्लेज में? सो इंफ्रा थोड़ा काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। तो उसके अंदर एक तरफ एल&टी है जो कि एक ग्लोबल प्लेयर है, और बाकी रीजनल प्लेयर्स ही हैं काफी हद तक। तो मेरे हिसाब से उसमें जो कंपनी जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है और अच्छी ऑर्डर बुक है, उनको देखा जा सकता है। सीमेंट सेक्टर की कहानी थोड़ी अलग है, वहां पे लार्ज कैप बहुत डोमिनेट करती है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऐसा नहीं है। तो वहां पे ऊपर में कम से कम 4-5 अच्छे प्लेयर्स हैं और वो रीजनल प्लेयर्स हैं, उनको देखा जा सकता है। अच्छा, राकेश, मेटल्स में अब इस समय क्या व्यू बन रहा है आपका, बोथ फेरस और नॉन फेरस? वो टाटा स्टील की डील हुई थी यूरोप वाली, वो उससे काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला। आज सुबह मूडीज ने अपग्रेड किया। यहाँ क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए अनुज, थोड़ा मिक्स व्यू है यहाँ पे, क्योंकि चाइना में क्या होने वाला है उसकी कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी देखा जाए तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है स्टील का, वो करीबन 84-85 मिलियन टन की रन रेट पे आ गया है। पीक में हमने कुछ 100-115 मिलियन टन देखा था, नीचे में 50 मिलियन हो गया था। तो पिछले 5-7 साल के हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स पे हम लोग आ चुके हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो स्टील प्राइसेस अंडर परफॉर्म कर रही हैं ग्लोबली, क्योंकि चाइना से बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। दूसरी तरफ देखो तो चाइना में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से रॉ मटेरियल प्राइसेस वापस से काफी बढ़ने लग गए हैं। तो आयरन ओर के प्राइसेस $120 के ऊपर जा चुके हैं, और कोकिंग कोल भी एक बड़ी जंप ले चुका है पिछले 1 महीने के अंदर।
तो जो स्टील मार्जिन्स हैं चाइनीज स्टील कंपनीज के वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो उससे लगता है कि स्टील प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए यहाँ पर, बट कॉस्ट प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। इंडियन स्टील प्राइसेस अभी पहले से ही 9-10% प्रीमियम पे चल रही है इम्पोर्टेड स्टील प्राइस के। तो यहाँ पे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है स्टील प्राइस बढ़ने की। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच है, वैल्यूएशन भी इतने कोई अट्रैक्टिव नहीं है। मेरे हिसाब से इस स्पेस को थोड़ा अवॉइड किया जाए तो बेटर रहेगा। यहाँ मतलब सीमेंट वगैरह में बेटर प्ले दिख रहा है यहाँ। ऑटोज में कोई व्यू इस समय? आज अच्छा मोमेंटम है टू व्हीलर्स में खास तौर से। सॉरी अरुण, किसके बारे में पूछ रहे हैं? ऑटो स्टॉक्स में। ऑटो स्टॉक्स देखिए ऐसा है कि डिमांड सिनेरियो अभी भी ठीक ठाक बना हुआ है, और हमारे यहाँ तो कम से कम लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गया है और अभी फेस्टिव सीजन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऑटो डिमांड स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑटो स्टॉक्स में अभी बने रहना चाहिए। वैल्यूएशन उतने चीप तो नहीं है, बट अभी भी होल्ड किया जा सकता है। ऑलराइट राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। चलिए, ये इस समय राकेश अरोड़ा की राय। अब एक काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद